मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको सुनाना चाहते हैं। वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्तु कर्मणि। हम संविधान का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और आप सोचेंगे गीता की बात क्यों कर रहे हैं। एक तो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गीता को राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित करने की बात कही थी, और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वह हमारे कर्तव्य से संबंधित है। और गीता में सबसे स्पष्ट रूप में, सबसे सटीक रूप में यह चीज़ कही गई है कि कर्तव्य में ही हमारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और इसी तथ्य को महात्मा गांधी ने गीता माँ के स्थान पर अपनी माँ को उद्धृत करते हुए कहा था कि मैंने अपनी निरक्षर किंतु बुद्धिमान माँ से सीखा कि कर्तव्य पहले हैं और अधिकार उसके बाद आते हैं। अब हम आपको ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी कि हमने गीता का और गांधी का उल्लेख क्यों किया। हम आज चर्चा करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पर, मूल कर्तव्यों पर। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं बटलर, उनका सिद्धांत, ब्रैडले, उनका सिद्धांत है माई स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज। इसको मैं थोड़ा दूसरे रूप में बदल रहा हूँ, माई नेशन एंड इट्स ड्यूटीज। स्टेशन एंड इट्स ड्यूटीज के स्थान पर माई नेशन एंड इट्स ड्यूटीज, इस रूप में रूपांतरित कर रहे हैं हमारा राष्ट्र और राष्ट्र के नागरिक रूप में हमारे कर्तव्य। अब किसी भी टॉपिक को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसका मूल मंतव्य क्या है, कहाँ से आया है, उसके निहितार्थ क्या हैं, व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट टॉपिक, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टॉपिक। इन्हीं पर हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह समझ लें कि जब जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया था, उस संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। यह 1949 में ना करके 1976 में आए और 42वें संविधान संशोधन द्वारा आए। जिस समिति ने इसका रिकमेंडेशन किया था वह सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। और न केवल मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में, बल्कि पूरा 42वां संविधान संशोधन के संदर्भ में उनका ही मस्तिष्क काम कर रहा था, उनका ही रिकमेंडेशन था। तो इस रूप में आप समझ सकते हैं कि स्वर्ण सिंह की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि यह जो मूल कर्तव्य थे यह हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि यह 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। ये क्लियर हो गया। अब दो चीज़ें और हमको ध्यान देनी है। एक यह कि यह कहाँ की प्रेरणा से लिया गया। यह साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सोवियत संघ के संविधान से, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, तत्कालीन सोवियत संघ जो था उससे लिया गया। और फिर क्या भारतीय संविधान में इसको शामिल करने के पहले क्या किसी और देश के संविधान में मूल कर्तव्यों की बात पहले से कही गई थी? तो इसका उत्तर हाँ है। वह राष्ट्र जापान है जहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात स्पष्ट रूप से संविधान में कही गई है। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें समझ ली। एक कि जो मूल कर्तव्य थे, यह मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, यह 1976 में जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर जोड़े गए। अब इसी के साथ यह भी है कि इनको लागू करने के संदर्भ में क्या और कोई कमेटी बनी थी? एक तो इंक्लूडेड
बात है। और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको लागू करने के संदर्भ में वर्मा कमेटी बनी थी और वर्मा कमेटी ने इनके इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में यह सिफारिश की कि संसद कानून बना करके किन किन मूल कर्तव्यों को किस रूप में शामिल कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। एक है संविधान में शामिल किया जाना, इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज टेकन फ्रॉम सरदार सोहन सिंह कमेटी, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू वर्मा कमेटी। ये क्लियर हो गया। अब हम जो हमारे मूल संविधान में ना होने के बावजूद बाद में जो जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस पर इसलिए बल दे रहे हैं कि इसका दो महत्व है। एक है आज, A to Z, पहले थे आज, आज A से J तक, तो क्या हो गया आज के बाद में जोड़ा गया आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक जो है वह वस्तुतः फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। आप इसको अपने मन में, अपने हृदय में इस रूप में रख सकते हैं। आज का मतलब A से लेके J, और बाद में 86th अमेंडमेंट में 2002 में यह जोड़ा गया। ठीक है, अब क्या जोड़ा गया, इसको स्पष्ट करने के पहले हम यह देख लें कि हमने अभी तक फंडामेंटल वर्ड को कहाँ कहाँ देखा है। फंडामेंटल राइट्स में देखा 12 to 35 तक, फिर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पर भी हमने इसको देखा है। याद करिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लेक्चर को, उसमें कहाँ है, उसमें आर्टिकल 37 में है, इट विल बी फंडामेंटल एलिमेंट्स फॉर द स्टेट पॉलिसी। यह राज्य के नीति निर्माण के मौलिक तत्व होंगे, मूलभूत संरचना होंगे। ठीक, वहाँ पर हमने देखा। अब फिर से फंडामेंटल आया है किसके बारे में, व्यक्ति के बारे में, मतलब अधिकार के संदर्भ में आया, राज्य के संदर्भ में आ गया और व्यक्ति के संदर्भ में आ गया। यहीं पर यह चीज़ भी स्पष्ट कर देनी है कि जिस प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व इन्फोर्सेबल नहीं हैं, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी इन्फोर्सेबल नहीं हैं। और इसीलिए यह भी 4A में, जिसमें नीति निर्देशक तत्व थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, और 51A में उसमें इनको शामिल किया गया। उसी के ठीक बाद वस्तुतः दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। अगर कोई राज्य जिस प्रकार से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नहीं लागू कर पाता है तो हम न्यायालय में जाकर के उसकी मांग नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हम इसके संदर्भ में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, राज्य के संदर्भ में न्यायालय में नहीं जा सकता है। लेकिन यह पूरा सत्य नहीं है। इसमें एक चीज़ और है, अभी हमने वर्मा कमेटी की बात की थी। अगर संसद चाहे तो मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कानून बना सकती है और फिर यह नॉन इन्फोर्सेबल से इन्फोर्सेबल हो जाएंगे, गैर प्रवर्तनीय से प्रवर्तनीय हो जाएंगे। फिर इनका अनुपालन करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं किया जाएगा तो जो निर्धारित दंड विधान है उसके तहत दंड दिया जाएगा। इस संदर्भ में कई कानून बनाए ही गए हैं। अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारा पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, तो मतलब हम संविधान का अपमान नहीं कर सकते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका अपमान नहीं कर सकते हैं। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो इसके संदर्भ में जो कानून बना है उसके तहत हम दंड के भागीदार होंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 है, 1986 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, ठीक है, तो या वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो इसमें जो कानून है अगर हम इनके तहत उल्लंघन करते हैं तो हम दंड के भागीदार होंगे। और इस रूप में यह जो है फोर्सेबल हैं, इनफोर्सेबल हैं, मतलब लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, हमने
समझ लिया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से आए, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4A में, किस आर्टिकल में है, 51A में। यहाँ पर आप स्पष्ट हो जाएं कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स में हमको ढेर सारे आर्टिकल्स याद करने थे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ढेर सारे आर्टिकल्स याद करने थे, फंडामेंटल ड्यूटी के संबंध में हमको केवल एक आर्टिकल याद करना है, वह है 51A। इसमें आपको आर्टिकल्स को मेमोराइज करने का बहुत बड़ा बोझ नहीं है, लेकिन बोझ क्या है, कर्तव्य पालन का। एक चीज़ यहाँ पर और स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स न केवल भारतीयों को बल्कि कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या होगा, जो भारत के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट फॉलो, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उन्हें ही इनको फॉलो करना है। अब हम यह देख लें कि वह कौन कौन से कर्तव्य हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिन्हें हम भारत के नागरिक होने के नाते हमें उनका अनुसरण करना है, हमें उनका अनुपालन करना है। तो हमारा जो पहला कर्तव्य है एबाइड कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यह लिखा है। हम इसमें इस कक्षा में क्या पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं। तो अगर हम संविधान का ही पालन नहीं करेंगे तो ना तो हम राष्ट्र का पालन कर सकते हैं, ना संविधान के मूल्य हैं, जो संविधान की संस्थाएं हैं उनका पालन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस प्रकार से जो महत्व एक धार्मिक के लिए धर्म ग्रंथ का होता है, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिलीजियस पर्सन इज रिलीजियस बुक्स, हॉली बुक्स। जिस प्रकार से हम हॉली बुक्स का अनुसरण करते हैं, अनुपालन करते हैं, उसी प्रकार से एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में जो हमारी राष्ट्रगीता है, जो हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और वी मस्ट फॉलो। और न केवल फॉलो करना चाहिए बल्कि रिस्पेक्ट किसका, आइडियल्स का, जो इसके आदर्श हैं। हमारे संविधान के आदर्श क्या हैं, आप देखिए प्रीम्बल में ही है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, गरिमा, ये सारे के सारे हमारे संवैधानिक आदर्श हैं, संवैधानिक मूल्य हैं। इनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इंस्टीट्यूशंस, संविधान के द्वारा जितनी भी प्रदत्त इंस्टीट्यूशंस हैं, संविधान का मंदिर माना जाता है संसद को। आप याद करिए वो घटना जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रवेश किए थे संसद में, तो वो साष्टांग दंडवत किए थे, झुक गए थे पूरी तरह से। वो किसका आदर था, वह किसी एक ईंट की इमारत का आदर नहीं था, बल्कि वह जो हमारी संवैधानिक संस्था है उसका आदर था। और इस रूप में सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, ये सब संवैधानिक मंदिर हैं। जिस प्रकार से हमारे लिए मंदिर पूज्य होते हैं, रेस्पेक्टेबल होते हैं, मस्जिद रिस्पेक्टेबल होती है, चर्च गिरजाघर रिस्पेक्टेबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। इनका हमको आदर करना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय झंडा, मूल कर्तव्य में राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्र गान का उल्लेख है, राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं। अगर ये प्रश्न पूछ लेता है, कठिन प्रश्न पूछेगा कि मूल कर्तव्य में किसकी रिस्पेक्ट का उल्लेख है, तो उसमें ध्यान रखिएगा राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह आइडियल्स में आ जाता है। अब इसमें आप जो राष्ट्र झंडा है, तो आप याद कर सकते हैं बचपन में लोग किस प्रकार से कहते थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा वाला प्यारा, इस झंडे की शान न जाए चाहे जान भले ही जाए। तो इस झंडे की शान न जाए का मतलब क्या है, हमें इस झंडे का आदर करना है। इस झंडे के लिए हमें अगर आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण न्यौछावर भी कर देने हैं, और इस प्रकार का आदर दिया भी गया है। ठीक है, तो उसमें आप जानते हैं कि राष्ट्रीय झंडे का स्वरूप मैडम भीखाजी कामा ने पहले ही तय कर दिया था, बाद में उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो उसमें जो गांधी जी का उसमें जो चरखा था, उसमें जो झंडा था स्वतंत्रता आंदोलन के समय में, इस चीज़ देखी गई थी। विपिन चंद्रा में तमाम में उल्लेख है कि झंडा को लेकर के जो स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले योद्धा थे, वो झंडे को लेकर के आगे बढ़ते थे। उधर अंग्रेजों की गोलियां आती थी,
वो गिर जाते थे, लेकिन लपक करके दूसरा व्यक्ति झंडे को पकड़ लेता था और झंडा नहीं गिरने पाता था। यह जो भाव है, यह भाव अभी भी हर एक नागरिक के मन में बना रहना चाहिए। यह पहला कर्तव्य हो गया। फिर दूसरा कर्तव्य है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज ऑफ नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। हमें यह संविधान कहाँ से मिला? आप याद करिए साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर भारतीय नहीं थे। फिर हमने अपना संविधान तब बनाया जब हमने स्वतंत्रता के द्वारा हमारे अंदर यह शक्ति आई कि हम अपना संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर किसके द्वारा? हमने जो नेशनल स्ट्रगल, जो राष्ट्रीय संघर्ष किया स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, इसके जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को क्या कहें? हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है कि हृदय में संजो करके रखें। जैसे हम अपनी माँ की लोरी को हृदय में संजो कर रखते हैं, या बड़ों के आदर, बड़ों की मूर्ति को, बड़ों के सम्मान को हृदय में संजो करके रखते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने राष्ट्रीय संघर्ष को, स्वतंत्रता आंदोलन को, इस रूप में आप याद भी करते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त है, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? उसके पीछे यह दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये बहुत बड़ा कारण है कि जिसके द्वारा हम जो राष्ट्र संघर्ष है, जो राष्ट्र के लिए हमने आहुतियाँ दी हैं, जो राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, उसको हम याद करें। उसके पश्चात फिर तीसरा है सॉवर्डिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, संप्रभुता, एकता और अखंडता। आप प्रस्तावना को फिर से याद करिए। रिमेंबर द प्रेम्बल, क्या लिखा है? हम भारत के लोग। तो ये कर्तव्य किसके लिए है? सिटीजन ऑफ इंडिया। और क्या? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उसमें क्या है? सबऑर्डिनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर उसके बाद में क्या है? एकता और अखंडता। यह शब्द है। यह एकता और अखंडता किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा तीसरा कर्तव्य संबंधित है। सी, उसके पश्चात अब राष्ट्र के जो मूल्य हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इनकी रक्षा हुई। अब इसके पश्चात फिर क्या है कि राष्ट्र की रक्षा वस्तुतः इन्हीं को और आगे बढ़ाने से, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, हम देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर, बुलाए जाने पर देश की सेवा में सम्मिलित हों, देश की सेवा करें। देश की रक्षा हम किस रूप में कर सकते हैं? एक तो जैसे आप सोचिए, हम लोग बचपन में कविता याद करते थे, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो हर व्यक्ति इस रूप में देश का सिपाही है। आप इजराइल को याद करिए। इजराइल में व्यवस्था है कि वहाँ पर हर व्यक्ति सैनिक होता है। हर व्यक्ति को देश की सेवा एक सैनिक के रूप में आवश्यकता पड़ने पर करनी होती है। तो इस रूप में एक यह मौलिक कर्तव्य है कि हर व्यक्ति, हर भारतीय, भले वो सेना में भर्ती ना हो, भले वो पुलिस में भर्ती ना हो, लेकिन हर भारतीय राष्ट्र रक्षा का सिपाही है और इस रूप में उसे राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद है प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। अब राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र बनता है राष्ट्रीय भावना से। जिस प्रकार से, इसमें हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद है, समरसता, स्पिरिट, हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब समरसता, समान रस, समान धारा। जिस प्रकार से गंगा नदी का जो जल होता है वह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होते हुए भी जो उसका प्रवाह होता है वो गंगा का ही प्रवाह माना जाता है। इसी प्रकार से एक राष्ट्र का प्रवाह होता है। जैसे आप यहाँ प्रज्ञा प्रवाह में देख रहे हैं, तो इसी प्रकार से प्रज्ञा में किसका प्रवाह होता है? बुद्धि का प्रवाह होता है। भिन्न भिन्न चीज़ें हो सकती है, उसमें साइंस भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, ज्योग्राफी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो रहती अंततः प्रज्ञा ही है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र का भी एक प्रवाह होता है, समरसता, समान रस होना चाहिए। ये समान रस कैसे हो सकता है? हार्मोनी। अब भारत के, अभी हमने इसकी बात की थी, नेशनल फ्लैग की बात की। नेशनल फ्लैग में चक्र है और चक्र में 24 तीलियां हैं। वो तीलियां भले अलग अलग हों, लेकिन आप देखिए कि ये किससे जुड़ी हुई हैं? वह एक धुरी से जुड़ी हुई हैं। यही जो जोड़ है, यही हार्मोनी को बताता है, यह समरसता को बताता है कि हम भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्म के, भिन्न भिन्न समुदाय के, भिन्न भिन्न क्षेत्र के हो सकते हैं। संस्कृत में एक बहुत अच्छा है कि वयम भारतीय अनेकानि देशा, अनेकानि वेशा, अनेकानि भाषा, किंतु उसमें लिखा है बाद में वयम भारतीया, हम भारतीय हैं। यह जो समरसता का भाव है, पहली संविधान की पहली पंक्ति में ही, हमारे संविधान की पहली
संविधान की प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है उसमें क्या लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम। उसमें ये नहीं लिखा कि मैं फला जाति का, फला धर्म का, फला क्षेत्र का, तमिलनाडु का, बंगाल का, मद्रास का। क्या लिखा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो यह जो वी की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वी, यह है फीलिंग ऑफ हार्मोनी, समरसता की भावना है। और इसको हम राष्ट्रता की भावना भी कर सकते हैं, भातृत्व की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो भातृत्व की, ब्रदरहुड की फीलिंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन, सबसे ज़्यादा दृढ़, सबसे ज़्यादा मजबूत संकल्प में कहाँ पर उभरी, वह देश भारत ही था, जहाँ पर कहा गया अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, यह हमारा है, परो वह दूसरे का है। इस प्रकार की गणना क्षुद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं, लघु। लेकिन जो उदार, लघु का अपोजिट क्या होगा, विलोम, दीर्घ, विस्तृत बुद्धि वाले, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले होते हैं, उनके लिए उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। आज हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, लेकिन हमारे महर्षियों ने, अभी आप हेरिटेज के बारे में देखेंगे, हमारे महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। और उसी को आगे फिर और है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, अथर्ववेद में, यह धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। आप जानते हैं कि जब एक ही माता से पुत्र होंगे तो क्या होंगे, ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, वहाँ पर भातृत्व भावना होगी। और यह भातृत्व भावना निश्चित रूप से हर भारतीय को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। जहाँ पर भी अगर आप इस प्रकार की विध्वंसक गतिविधियाँ कर रहे हैं, अपने आप को जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बटा हुआ महसूस कर रहे हैं, देन यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। तब हम भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो पहला वाक्य है, पहली लाइन है, पहला शब्द है, उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम इसका अनुसरण तभी करेंगे जब व्हेन वी फील ब्रदरहुड अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसके पश्चात है प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। देखिए कितना अच्छा शब्द लिखा है। एक है रिच हेरिटेज, रिच का मतलब समृद्ध विरासत। अभी आप देखें, इसके पहले यहाँ पर कुंभ का आयोजन था प्रयागराज में, तो उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। आप जो वेदों के गान हैं, सामवेद का गान है, उसको सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। कई ऐसे प्राकृतिक विरासत स्थल हैं। अब तो इस प्रकार से जो रिच हेरिटेज है, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। उन्होंने कहा कि हमें एक गर्व है कि हम ऐसे राष्ट्र के निवासी हैं कि जिसने संसार को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध इज पार्ट ऑफ हेरिटेज, रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। जैन, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा का सिद्धांत हमारा नहीं है, यह हमारी संस्कृति का, रिच हेरिटेज का अंग है। और इस रिच हेरिटेज को पूरा विश्व मान्यता दे रहा है। आज हम अहिंसा दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं, योग दिवस को विश्व योग दिवस के मना रहे हैं। योग, व्हाट इज योगा? योगा इज द पार्ट ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। योगा जो है यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और जिस पूरे न केवल हमें एक नागरिक के रूप में, बल्कि अपनी इस संस्कृति को आगे ले जाने की पूर्वजों के सम्मान के रूप में भी इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, उसके पश्चात है कंपोजिट कल्चर। इसी में है कंपोजिट, सामासिक संस्कृति। समास में क्या होता है, जिस समास की परिभाषा क्या है, जिसमें भिन्न भिन्न शब्द मिल करके एक हो जाते हैं, ये समास है। जैसे हमने कहा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो पूरा हो गया राम, या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना, ये हो गया। या अतिशयोक्ति में देखिए कि तारों भरी रात, तो इसमें तारों है, भरी है, रात है, मिलकर क्या हो गया, विभावरी। या लंबा है उदर जिसका, हो गया गणेश, एक शब्द बन गया। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी कल्चर में क्षेत्र हैं, भाषा है, धर्म है, ये भिन्न भिन्न है, लेकिन सब आपस में मिले जुले हैं। और यह जो मिले जुले होने का भाव है, यह मिले जुले होने का भाव ही वस्तुतः जो हमारी सामाजिक संस्कृति है इसको बताता है। और आपसे साक्षात्कार में पूछा जाता है कि अगर भारत की संस्कृति को परिभाषित करना हो या भारत की एक सांस्कृतिक विशेषता को बताइए, तो क्या है, समन्वित संस्कृति। आप देखिए, अभी हम संयुक्त राष्ट्र सभा की बात कर रहे थे, शिकागो धर्म सम्मेलन को याद करिए। स्वामी विवेकानंद गए तो वहाँ पर उन्होंने जिस तथ्य को सर्वाधिक रूप में उद्धृत किया, वह तथ्य था समन्वित संस्कृति। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हम उस राष्ट्र के निवासी हैं, उस संस्कृति से संबंधित हैं
जहाँ पर उपासना करते हुए यह कहा जाता है कि जिस प्रकार से भिन्न भिन्न मार्ग अलग अलग होते हुए भी, भिन्न भिन्न नदियाँ अलग अलग होते हुए, अलग अलग रास्तों, टेढ़े मेढ़े सीधे रास्तों से होते हुए अंततः समुद्र में विलीन हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें, तुम चाहे जिस मार्ग से उपासना करो, कोई सगुण हो सकता है, कोई निर्गुण हो सकता है, कोई निराकार को मान सकता है, कोई साकार को मान सकता है, लेकिन अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। यही हमारी सामासिक संस्कृति है। और इसी सामासिक संस्कृति का वर्णन करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती? यही इसी कारण, सामाजिक संस्कृति के कारण। फिर अगला जो है वह है प्रोटेक्ट द नेशनल एनवायरनमेंट। हमने संस्कृति की बात कर ली। अब उसके बाद हमारी संस्कृति वस्तुतः क्या बिना प्रकृति के रह सकती है? तो इन्वायरमेंट, पर्यावरण, पर्यावरण में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, नदी है, नदी है, झील है, झरना है, जीव जंतु हैं, इन सब की रक्षा करना। सोचिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसे न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि राज्य के लिए भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में माना गया है, डाला गया है। आप देखें किसी आधार पर कानून भी बना है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है। उसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, फिर 1980 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986, ये सारे के सारे बने हुए हैं। और अभी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से फोर्सेबल हो सकते हैं, इनफोर्सेबल हो सकते हैं, इसी रूप में यह अधिनियम बन गए हैं। तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह जंगल की रक्षा करे, नदी की रक्षा करे, और इसके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से वह दंड का भागीदार होगा। अब इसके पश्चात है, पर्यावरण की बात हो गई। फिर क्या है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करें। वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या हो सकती है? कि हम जितने भी प्रकार के अंधविश्वास हैं, जितनी प्रकार की इससे संबंधित कुरीतियां हैं, आप देखिए कि बाल विवाह है, सती प्रथा है, या छुआछूत है, ये सब क्या है? क्या एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं? या हम कहें कि नहीं, बिल्ली रास्ता काट गई, अगर हमको चेचक हो जाती है तो कहते हैं छोटी माता है, बड़ी माता है। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं, या हमारे विकास के मार्ग में स्त्री को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? ये क्या है? पर्दा प्रथा। ये आज भी अगर ये चीज़ें बनी हुई हैं तो निश्चित रूप से हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं मान रहे हैं। तो इस रविन्द्रनाथ टैगोर, आप माई हेवन की कविता याद करिए तो उसमें उन्होंने कहा है कि वेयर द स्ट्रीम ऑफ रीजन इज फ्लोइंग, जहाँ पर बुद्धि का प्रवाह बह रहा है, तो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परम पिता, मुझे ऐसे राष्ट्र से आशीर्वादित करें, इस राष्ट्र के रूप में ऐसा राष्ट्र हमको दें। तो उसके बाद फिर क्या है? उसी से है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावादी, मानवतावाद। मानवतावाद क्या है? इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छी कविता है मैथिली शरण गुप्त की कि यही पशु प्रवृत्ति है कि या पाप ही चरें, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ से फिर उद्धृत मैं करना चाहूँगा, जो कहते हैं कि वो मानव को इतना महत्व देते हैं कि परमात्मा को भी उसके सामने बौना कर देते हैं। उससे कहते हैं ईश्वर से कि हे परमपिता, अगर मैं नहीं होता तो तुम अपना प्रकाश किस पर बिखेरते? तुम अपनी करुणा के लिए, अपने प्रेम के लिए हम पर निर्भर हो। इसलिए मानव पहले है और परमात्मा बाद में है। यह है ह्यूमनिज्म। और उसके पश्चात इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमेशा हमें जिज्ञासु होना चाहिए। निरंतर इंक्वायरी से क्या होगा? निरंतर वैज्ञानिक अन्वेषण होगा। रिफॉर्म, अभी हमने स्वामी विवेकानंद की चर्चा की, राजा राम मोहन राय ने जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए और अभी भी चल रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, छुआछूत के विरुद्ध चीज़ें चल रही हैं, तो ये हमेशा निरंतर सुधार की बात है। अब उसके पश्चात फिर है सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब हमको क्या करना है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और एडजोर वायलेंस, हिंसा से दूर रहें। अगर हम कहीं तोड़ फोड़ करते हैं, अगर कोई चीज़ हमारे अनुकूल नहीं हुई तो जाकर बस तोड़ दिए, सार्वजनिक बस तोड़ दिए, रेल के ट्रैक को तोड़ दिए, वहाँ पर आग लगा दिए, तो और या हिंसा के द्वारा भीड़ में हिंसक गतिविधियां करने लगे, हिंसा के द्वारा ऑनर किलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यह वस्तुतः मौलिक कर्तव्यों का सरासर उल्लंघन है।
और इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और हिंसा से तो ऐसे भी दूर रहना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी के देश के हैं और जिनके जन्म दिवस को पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। उसके पश्चात फिर है स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। आप सोचिए कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो किस लिए तैयारी कर रहे हैं? एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब निरंतर उत्कर्ष की ओर, अभ्युदय की ओर हम आगे बढ़ें। और कैसे? स्वयं के प्रयास के द्वारा और सामूहिक प्रयास के द्वारा। और इससे फिर क्या होगा? और एक दिन नहीं कि एक दिन आपने पढ़ाई कर ली बस हो गया, आपने उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया। निरंतर प्रयास करते रहना है और निरंतर अगर इस तरह से प्रयास करेंगे तो इस प्रयास से राष्ट्र की भी प्रगति होगी, जिससे राष्ट्र भी उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े, राष्ट्र प्रगति की ओर आगे बढ़े। जो हमारा चक्र है, चक्र क्या है? चक्र किसका द्योतक है? घूमता हुआ चक्र प्रगति का प्रतीक है। और उसमें जो तीलियां हैं वह नागरिक का प्रतीक है। अगर नागरिक प्रगति नहीं करेंगे तो क्या राष्ट्र संपूर्ण रूप से जो चक्र है वो राष्ट्र प्रगति कर सकता है? नहीं प्रगति कर सकता है। इसी की बात यहाँ पर कही गई। और ढेर सारे ऐसे लोग हैं हमारे भारतीय जीवन में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में। आप लाल बहादुर शास्त्री को याद करिए, कहाँ से उठे? बहुत ही निर्धन परिवार से, और भारत के सबसे सशक्त प्रधानमंत्री अगर आज तक का है तो वह लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने भूखे भारत में जय जवान और जय किसान का नारा दिया। और उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, भारत चीन से हारा था, उसके पश्चात उनके कंधों पर बोझ आया और उन्होंने सीधे कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला व्यक्ति हूं। और इस रूप में उन्होंने पाकिस्तान को परास्त किया और जितनी भी समस्याएं आई उनका सामना किया। कलाम हैं, ये ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने निरंतर उत्कर्ष के द्वारा न केवल अपना उत्कर्ष किया, अपने परिवेश का उत्कर्ष किया, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का उत्कर्ष किया। और इसी रूप में हर व्यक्ति में कलाम है, हर व्यक्ति में हर भारत माँ के लाल में लाल बहादुर शास्त्री है। और इस रूप में हमें निरंतर आगे बढ़ना है। उसके पश्चात फिर है सबसे लास्ट वाला कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्या बिना शिक्षा के हमारी प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती है। अभी हम इसकी कल्चर की बात कर रहे थे कि रिच हेरिटेज की बात कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छा श्लोक है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता हंस मंदे न शोभते सभा मध्य वकोयता। वह माता शत्रु है, पिता वैरी है, जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि वह हंस के बीच में उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार से बगुला शोभा नहीं पाता है। विद्वानों के बीच में वह उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार से हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। भले ही हम मनुष्य के रूप में उसके रंग रूप एक जैसे हों, लेकिन विद्या विहीना पशु, विद्या के बिना वह क्या है? पशु है। और इस रूप में जो शिक्षा है यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। यहाँ मूल अधिकार भी है, निर्देशक तत्व में भी है। बस आपको एक ध्यान यहाँ रखना है कि मूल अधिकार में और नीति इसमें मूल कर्तव्य में यह जो व्यवस्था है यह 6 से 14 वर्ष की व्यवस्था है। और जो नीति निर्देशक तत्व में है बिलो दी 6 ईयर्स की व्यवस्था है। इस बात को आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब जो लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, किस प्रकार से आपको इसको अपने मस्तिष्क में धारण करना है जिससे आप भूले ना, क्योंकि सारी चीज़ें किताब में रहती है। मेरा उद्देश्य किताबी भाषा को बोलना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आपके हृदय पटल पर मूल कर्तव्य अंकित हो जाएं। तो किस रूप में अंकित होंगे इसको आप देखिए। सबसे पहला हमारा जो है संविधान जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन किससे कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला, हमने संघर्ष किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। और उसके पश्चात फिर जिस राष्ट्र का निर्माण हमने किया वह राष्ट्र क्या है? संप्रभु है, एक है और अखंड है। और इस रूप में फिर इस राष्ट्र की जो संप्रभु एक और अखंड राष्ट्र है, इसको हमको क्या करना है? इसकी हमको रक्षा करनी है। और रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? जब हम क्या होंगे? एक समरसता का भाव होगा, हारमोनी का भाव होगा, एक हम भारत के लोग के रूप में हम इसको महसूस करेंगे। उसके पश्चात अब ये देखिए, ये पूरी के पूरे संविधान हो गया, राष्ट्र हो गया, संप्रभुता एकता अखंडता हो गई, फिर राष्ट्र की रक्षा हो गई। और फिर राष्ट्र की रक्षा में कौन है? हम भारत के लोग हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग हो गई। अब इसके पश्चात ये सारी की सारी चीज़ें, कोई भी राष्ट्र होता है तो उसकी एक कल्चर होती है।
तो रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, भारत की संस्कृति क्या है? समन्वित संस्कृति। तो ये समझिए कि A to F ये पूरा का पूरा एक राष्ट्र से संबंधित है। संविधान, राष्ट्रीय संघर्ष, राष्ट्र की विशेषताएं, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ हार्मोनी। अब ये फीलिंग ऑफ हार्मोनी हमको कहाँ से आई है? हमारी रिच हेरिटेज से आई है, कल्चर से आई है। ठीक, अब ये चीज़ें हो गई। अब इसके पश्चात फिर क्या है? यहाँ पर क्या आया? सामाजिक संस्कृति आ गई, मतलब सांस्कृतिक। इन्वायरमेंट में क्या है? प्राकृतिक। उसके बाद फिर वैज्ञानिक, यहाँ देखिए सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, सार्वजनिक, और उसके पश्चात फिर क्या है? वैयक्तिक। तो इस रूप में आप इसको आप बैठा सकते हैं दिमाग में, और इस रूप में आप जो मूल कर्तव्य हैं उसको धारण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका यह भी एक मूल कर्तव्य बनता है कि आपने प्रज्ञा प्रवाह में जो चीज़ें सुनी हैं, समझी हैं, तो उसके प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और जो सार्थक कमेंट हैं वह कहें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे नंबर पर 9415827505 पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, शंका का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।